वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग नेहा। गुड मॉर्निंग अर्पिता। राघव गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जानवी। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर हायर परचेज। हम हायर परचेज का चैप्टर पढ़ रहे थे। हायर परचेज में हमने सबसे पहले किया था टेबल्स बनाना। सबसे पहले हमने टेबल बनाई। टेबल बनाने के बाद हमने देखा कि साहब अकाउंटिंग एंट्रीज किस तरह की जाती है। अकाउंटिंग एंट्री हमने नॉर्मल केस में अकाउंटिंग एंट्रियां की, उसके लेजर अकाउंट्स बनाए जिसके लिए हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 किया। देर आफ्टर लास्ट क्लास में मैंने आपको रीपोजीशन का कंसेप्ट समझाया था कि अगर आप इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं करते हो तो हायर वेंडर अपनी असेट को रीपोजेस कर लेगा। रीपोजेशन दो तरह का हो सकता है, एक तो फुल रीपोजेशन और एक पार्शियल रीपोजेशन। फुल रीपोजेशन में हमने बात की कि जब वो अपनी सारी असेट को ले जाता है तो हमने वेंडर के यहां भी अकाउंटिंग एंट्री की और परचेजर के यहां भी अकाउंटिंग एंट्री की। ठीक है, हमने कहा कि साहब दोनों एक दूसरे के अकाउंट को और दोनों असेट के अकाउंट को क्लोज करते हैं। उसी तरह पार्शियल रिपोजिशन में दोनों के यहाँ पे क्या एंट्री की जाएगी वो भी हमने नोट कर लिया। इसके बाद मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 की टेबल बनानी है। क्या आप सभी ने क्वेश्चन नंबर 7 की टेबल बना ली? क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से बता दीजिए। नेहा नहीं बनाई, क्यों? बाकी लोग, मुझे सभी लोग रिप्लाई करें फटाफट से। अर्पिता कह रही है बना ली सर। यस सर। जानवी यस सर। ठीक है, राघव डन। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। जिन्होंने बना ली बहुत ही अच्छा है, जिन्होंने नहीं बनाई है वो फटाफट से मेरे साथ टेबल बना लेंगे जल्दी से। डन। जिन्होंने बना ली है वो अपनी टेबल चेक कर लीजिए। जिन्होंने टेबल बना ली है वो अपनी टेबल चेक कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों में टेबल एक जैसी बनेगी। फटाफट से अपनी टेबल मैच कर लें, फिर हम आगे की अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं।
कौन सी टेबल बनेगी? क्वेश्चन में आपको सारा डेटा दिया हुआ है, आपको डाउन पेमेंट दिया हुआ है, आपको एनुअल इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। कौन सी टेबल बनेगी? टेबल नंबर बी, क्योंकि क्वेश्चन में आपको कैश प्राइस नहीं दिया हुआ है, तो हम यहां बनाएंगे टेबल नंबर बी। टेबल नंबर बी में हम सबसे पहले वही चीज लिखते हैं, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट के बाद यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सीपी तो लिख नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट के बाद कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट के बाद अगला कॉलम होता है सीपी पेड, और लास्ट कॉलम हमारे पास आ जाता है क्यूमुलेटिव सीपी। ये लीजिए, ये टेबल हमेशा रिवर्स मैनर में बनती है, मतलब सबसे लास्ट इंस्टॉलमेंट सबसे पहले लिखी जाती है। कितनी इंस्टॉलमेंट थी क्वेश्चन में? 4 इंस्टॉलमेंट, दैट इज 4 3 2 1 और डाउन पेमेंट। चलिए सर, फोर्थ इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना था? फोर्थ इंस्टॉलमेंट का अमाउंट था 2,20,000। 2,40,000, 2,60,000, 2,80,000। डाउन पेमेंट का अमाउंट मुझे अभी पता नहीं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, 2,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 10/110, कितना अमाउंट आएगा? जल्दी से बताएं। 2,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 10/110, 20,000। सीपी पेड का अमाउंट हो गया 2 लाख रुपीज, क्यूमुलेटिव सीपी भी हो गया 2 लाख। इंस्टॉलमेंट नंबर सेकंड, 2,40,000 प्लस 2 लाख 10/110, दैट इज 40,000। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट हो गया 2 लाख, क्यूमुलेटिव अमाउंट हो गया 4 लाख। 2,60,000 प्लस 2 लाख प्लस 2 लाख 10/110, तो अमाउंट आ गया 60,000। 2,60,000 माइनस 60,000, दैट इज 2 लाख। क्यूमुलेटिव अमाउंट हो गया 6 लाख। 2,80,000 प्लस, आप इसको जोड़ के भी लिख सकते हैं, मैं तो केवल समझाने के लिए लिखता हूं। मल्टीप्लाइड बाय 10/110 इज इक्वल्स टू 80,000। आप इसको 2,80,000 प्लस 6 लाख भी लिख सकते हैं, तो ये भी हो गया 2 लाख, ये अमाउंट हो गया 8 लाख। देर आफ्टर आ जाता है डाउन पेमेंट।
अब डाउन पेमेंट का अमाउंट कितना होगा? आपने कहा डाउन पेमेंट कितना है? डाउन पेमेंट का साथ 20%। इसका मतलब डाउन पेमेंट देने के बाद जो अमाउंट बचता है वो 80% है। तो 20% कितना होगा? डाउन पेमेंट देने के बाद जो अमाउंट बचता है वो 80% अमाउंट है। तो डाउन पेमेंट देने के बाद बचता है 8 लाख। तो वो 8 लाख अगर 80% है तो कितना है? 2 लाख। डाउन पेमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, पूरा का पूरा कैश प्राइस होता है। तो ये टोटल हो गया 10 लाख। क्लियर? ये बन गई साहब टेबल। दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी, यहां तक सभी को क्लियर है? हटा सकता हूं इस टेबल को, सभी ने बना ली? जिसने नहीं बनाई थी उसने बना ली, जिसने बना रखा था उसने चेक कर ली। जल्दी से बता दीजिए। फास्ट रिप्लाई फटाफट करें। ओके। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का जब हम सॉल्यूशन कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 में है फुल रिपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 7 में है फुल रिपोजिशन। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बुक्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 परचेजर की बुक्स। क्वेश्चन नंबर 7 में परचेजर है ए। बुक्स ऑफ ए। ए कौन है? ए है हायर परचेजर। परचेजर के यहाँ पे जो दो सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट बनते हैं वो कौन कौन से बनते हैं? परचेजर के यहाँ पे दो सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट जो बनते हैं, एक तो बनता है हायर असेट का अकाउंट। सॉरी, डेट भी बनानी पड़ेगी। मशीनरी हायर असेट क्या थी? हायर असेट थी यहाँ पे मशीनरी। डन। सेकंड अकाउंट जो बना रहे हैं हायर वेंडर। हायर वेंडर। हायर वेंडर मतलब हायर वेंडर मतलब बी का अकाउंट।
सबसे पहले क्वेश्चन में पढ़ा हमने ऑन 1 जनवरी 2011 ए ने कितनी मशीन परचेज की है? 1 जनवरी 2011 ए ने मशीन परचेज की है 5 मशीन। 1 जनवरी 2011 को ए ने 5 मशीन परचेज की है। कितने रुपए में परचेज की है साहब? 5 मशीन उसने 10 लाख रुपीस में परचेज की है, कैश प्राइस। तो टू बी के अकाउंट में आ जाएगा बाय मशीनरी। एंट्री नंबर 1, सबसे पहली एंट्री परचेजर की यहाँ पे क्या होती है? सबसे पहली एंट्री परचेजर की यहाँ पे होती है हायर असेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। असेट का नाम है मशीनरी, वेंडर का नाम है बी, तो एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बी। कितने रुपए से? 10 लाख रुपीज से पहली एंट्री। एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 2 होगी डाउन पेमेंट देने की एंट्री। डाउन पेमेंट देने की एंट्री होती है वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश। 1 जनवरी 2011 वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डाउन पेमेंट कितना था? डाउन पेमेंट था 1,20,000, सॉरी 2 लाख। ठीक है, आगे चलते हैं। डाउन पेमेंट के बाद उसने कहा द वेंडर चार्ज 10% इंटरेस्ट and 10% a rights of depreciation 20% on the original cost. A failure to pay the installment due on 31st March 2012. ठीक है। B repurchased all the machine on 1st January 2013। मतलब पहला साल आराम से चला गया। तो पहले साल में एंट्री नंबर 1 हो गई, एंट्री नंबर 2 हो गई, एंट्री नंबर 3 किस चीज की होती है? एंट्री नंबर 3, एंट्री नंबर 3 बताइए बेटा। इंस्टॉलमेंट ड्यू करने की। ड्यू करने की मतलब डाउन पेमेंट पे करने की। तो डाउन पेमेंट की एंट्री क्या होती है? सॉरी डाउन पेमेंट नहीं, इंटरेस्ट ड्यू करने की। इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री होती है साहब इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। तो हमने लिख दिया बाय इंटरेस्ट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट कितना था? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का बताना, फर्स्ट का, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट। जानवी देखो गलत बता रहे हो, मुझे पता था आप यही करेंगे। सबसे ऊपर वाला देखेंगे, ऊपर वाले के सामने इंस्टॉलमेंट का नंबर देखो। सबसे पहले टेबल में जो सबसे पहले लिखा हुआ है उसमें इंस्टॉलमेंट का नंबर देखो कितना है, 4th। तो इंटरेस्ट हो गया 80,000। तो एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। ये इंटरेस्ट ड्यू हुआ है 31 दिसंबर 2011। इसी दिन इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो गया। एंट्री क्या हो गई? वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का आपने पेमेंट कर दिया। कितने रुपए का पेमेंट कर दिया? 2,80,000। एंट्री नंबर 5, एंट्री नंबर 5 किस चीज की है? एंट्री नंबर 5 है डेप्रिसिएशन लगाने के। तो हमने कहा बाय डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 2011 20% डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कितना लग गया? 2 लाख रुपीस का। एंट्री नंबर 6 होती है डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को P&L में ट्रांसफर करने की, वो इन दोनों अकाउंट में आएगा नहीं। 31 दिसंबर 2011 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये अकाउंट हो जाएगा क्लोज। कितने रुपए बैलेंस बचेगा? 8 लाख। यहां पे बैलेंस कितना आ जाएगा?
8, सॉरी ये टोटल हो गया 10 लाख। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8 लाख रुपीज 1 जनवरी 2012। इस अकाउंट का भी बैलेंस निकाल देते हैं। 31 दिसंबर 2012 टू बैलेंस कैरिड डाउन that is 6 lakh rupees। यही बैलेंस यहां पे आ गया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6 lakh rupees on 1 जनवरी 2012। हाँ भाई, पहले साल के अकाउंट्स में किसी को कोई दिक्कत है? पहले साल का काम खत्म। परचेजर की बुक्स में पहले साल की सारी एंट्रियां हमने कर दी। क्लियर है? ओके। अरे पूछा जाए तो जवाब दे दिया करो यार, और नहीं है तो फिर मैं बोलता जाऊं, सुनते जाया करो। खत्म, हद हो गई। एंट्री नंबर 3, दूसरे साल में ना तो परचेज करने की एंट्री होती है, ना ही डाउन पेमेंट की एंट्री होती है। किस चीज की एंट्री होती है? दूसरे साल में एंट्री होती है सबसे पहले इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट ड्यू करने की, बाय इंटरेस्ट 60,000। 31 दिसंबर 2012 क्या दूसरी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हुआ था? क्या 31 दिसंबर को जो इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई है उसका पेमेंट किया गया है क्या? नहीं किया गया, तो पेमेंट की एंट्री नहीं होगी। जब पेमेंट की एंट्री नहीं होगी तो ठीक है, एंट्री नंबर 5 पे आ जाओ। डेप्रीशिएशन 31 दिसंबर 2012 बाय डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन एसएलएम मेथड से लगाना था तो 2 लाख का डेप्रीशिएशन और लगा दिया। ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाना था तो डेप्रीशिएशन और लगा दिया। एंट्री नंबर 6 हो जाती है डेप्रीशिएशन और इंटरेस्ट को पीएनएल में ट्रांसफर करना। ये आ गया साहब बाय बैलेंस कैरिड डाउन। असेट का बैलेंस आ गया 6 लाख। यहां पे आ गया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 जनवरी 2013 6 लाख। इसने पैसा तो दिया नहीं तो अकाउंट क्लोज कर देते हैं। टू बैलेंस कैरिड डाउन 6 लाख 60,000 31 दिसंबर 2012। ये लीजिए, अब आ गया साहब 1 जनवरी 2013 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये लीजिए, अब इस दिन वेंडर आया साहब। वेंडर क्या कहता है? वेंडर कहता है कि साहब मैं तो इस असेट को रीपरचेज करूंगा। क्लियर? वेंडर ने क्या कहा कि हम तो इस असेट को रीपरचेज करेंगे। कितने रुपए में रीपरचेज करेंगे? चलिए चेक करें। ये कहता है साहब ऑन 1 जनवरी 2013 बी repurchased all the machine and valued them on the basis of 40% per annum
एक बात बताएं, हम अभी एंट्री वेंडर के यहाँ पे कर रहे हैं या परचेजर के यहाँ पे? आप वेंडर के यहाँ एंट्री कर रहे हो या परचेजर के यहाँ? परचेजर। तो परचेजर के यहाँ पे रीपोजीशन की क्या एंट्री होती है? वो कहता है हायर वेंडर। हायर वेंडर मतलब बी अकाउंट डेबिट टू हायर असेट, मतलब मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट में आप क्या लिखते हो, कौन सा अमाउंट लिखते हो? फुल रीपोजीशन बुक्स ऑफ हायर परचेजर। मशीनरी अकाउंट में कौन सा अमाउंट लिखा जाता है? फुल रीपोजीशन मशीनरी अकाउंट में कौन सा अमाउंट लिखा जाता है? बैलेंस ऑफ मशीन। तो मशीनरी का बैलेंस कितना है? मशीनरी का बैलेंस है 6 लाख। वेंडर के अकाउंट में कौन सा अमाउंट लिखते हो? वेंडर के अकाउंट में कौन सा अमाउंट लिखते हो? वेंडर के अकाउंट में कौन सा अमाउंट लिखते हो? बैलेंस ऑफ हायर वेंडर। हायर वेंडर का बैलेंस है 6,60,000। तो वेंडर हमारे मांगता था 6,60,000, बदले में वो असेट ले गया 6 लाख की। तो हमें क्या हो गया? फायदा हो गया। कितने का फायदा हो गया? 60,000। ये लो सर। तो मशीनरी अकाउंट में क्या लिख देंगे? मशीनरी अकाउंट में लिख देंगे बाय हायर वेंडर। हायर वेंडर को हम, हमारे वेंडर मशीनरी ले गया, खत्म। मशीनरी का बैलेंस आपने कहां ट्रांसफर कर दिया? हायर वेंडर को। अब हायर वेंडर अकाउंट में आपने लिख दिया टू मशीनरी 6 लाख रुपए और टू पी एंड एल अकाउंट 60,000। ये लीजिए, खत्म। क्लियर है? अब बता दीजिए, परचेजर के यहाँ पे फुल रिपोजीशन में किसी को कोई दिक्कत है क्या? ये परचेजर के यहाँ पे हो रहा था। फटाफट से पूरे को नोट कर लीजिए, किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बता दीजिए। पक्का किसी को कोई दिक्कत नहीं है? डन। कौन सी एंट्री रिपीट करूं शशांक? शशांक कौन सी एंट्री रिपीट करूं? बोल के बता देना, लिख के मत बताना, बोल के बता दो कौन सी एंट्री रिपीट करूं। सुन रहा हूं मैं तुम्हारी बात। सर फुल रिपोजीशन वाली। हाँ, ये क्या लिखी हुई है, बोलना एक बार। बी अकाउंट डेबिट हाँ टू पी एन एल अकाउंट टू ठीक है। मशीन। बी के अकाउंट में हमने क्या लिखा है? 6 बी लाख सिक्सटी अकाउंट में थाउजेंड आपने कितना अमाउंट लिखा है? 6,60,000। ये 6,60,000 क्या होता है? कौन सा अमाउंट लिखा जाता है बी में? बैलेंस ऑफ हायर अमाउंट हायर वेंडर तो बैलेंस कितना था हायर वेंडर का? 6,60,000। लिख दिया। फिर आपने लिखा
टू मशीनरी, मशीनरी में कौन सा अमाउंट लिखते हैं? बैलेंस ऑफ हायर एसेट। बैलेंस ऑफ हायर एसेट, कितना एसेट का बैलेंस है? 6 लाख। जो डिफरेंस आता है उसे कहाँ लिख देते हैं? P&L। P&L में। तो एंट्री क्या बन गई? बी अकाउंट डेबिट टू P&L टू मशीनरी। तो बी के अकाउंट मैंने लिख दिया टू मशीनरी टू P&L, हो गया बी के अकाउंट क्लोज। यस सर। मशीनरी में लिख दिया बाय बी, खत्म। यस। तो बस दोनों अकाउंट बंद हो गए। ओके सर। सब तुमने ही किए और मुझसे पूछ रहे हो, बताओ। हाँ जी, सभी को क्लियर है परचेजर का काम? अगर परचेजर कंफर्म है तो वेंडर पे चलते हैं। चलिए, बुक्स ऑफ बी, बी की बुक्स मतलब बी कौन है? हायर वेंडर। बी के यहाँ पे किसका अकाउंट बनेगा? बी के यहाँ पे बनेगा ए का अकाउंट। ए कौन है? हायर परचेजर। चलिए, इंपॉर्टेंट अकाउंट यही होता है। ओके, अब ए के यहाँ पे सबसे पहले एंट्री, परचेजर के बी के यहाँ पे, परचेजर के वेंडर के यहाँ पे सबसे पहले एंट्री, ए अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स, ए अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स 10 लाख रुपए। एंट्री नंबर 2, ए से डाउन पेमेंट मिलने की, ए से डाउन पेमेंट मिलने की एंट्री, क्या एंट्री करेंगे? बाय कैश या बैंक, जो भी। 1 जनवरी 2011 डाउन पेमेंट 2 लाख रुपीस, एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू ए। एंट्री नंबर 3, इंटरेस्ट चार्ज करना, इसके लिए इंटरेस्ट इनकम है। एंट्री क्या होती है? परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, मतलब ए अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। 31 दिसंबर 2011 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट था 80,000। इसी दिन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव हो गई, बाय कैश 2,80,000। फिर आ गया बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। एंट्री नंबर 5 होती है हायर सेल्स को ट्रेडिंग में ट्रांसफर करने की। एंट्री नंबर 6 होती है इंटरेस्ट को P&L में ट्रांसफर करने की। बैलेंस रह गया 6 लाख रुपए। 31 दिसंबर 2011 1 जनवरी 2012 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6 लाख। इसी दिन दूसरे साल की पहली एंट्री
सेल करने की नहीं होती, डाउन पेमेंट की नहीं होती, इंटरेस्ट लगाने की होती है। टू इंटरेस्ट 60,000। क्या इंस्टॉलमेंट रिसीव हुई है? नहीं हुई। क्या दोबारा से ट्रेडिंग में ट्रांसफर करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। इंटरेस्ट को P&L में ट्रांसफर कर देंगे, खत्म। तो 31 दिसंबर 2012 बाय बैलेंस कैरी डाउन 6,60,000। ये लो साहब, इसके यहां भी आ गई 1 जनवरी 2013 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट कितना था? 6,60,000। और ये पहुंच गया रिपोजिशन करने। अब एक बात बताओ, वेंडर के यहां पे रिपोजिशन की क्या एंट्री होती है फुल रिपोजिशन में? वेंडर के यहां पे फुल रिपोजिशन में क्या एंट्री होती है? जल्दी फास्ट। रिपोजेस्ड गुड्स अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ के, टू हायर परचेजर। तो हायर परचेजर है ए। चलिए, ए के अकाउंट में कौन सी वैल्यू लिखी जाती है? ए के अकाउंट में कौन सा अमाउंट लिखा जाता है, क्योंकि ए हमने बना रखा है। रिपजेस्ड गुड्स बैलेंस ऑफ हायर परचेजर। हायर परचेजर का बैलेंस कितना है? हायर परचेजर का बैलेंस कितना है? $6,60,000। हायर परचेजर का बैलेंस है 6,60,000। रिपजेस्ड गुड्स, रिपजेस्ड गुड्स में कौन सा अमाउंट आता है? रिपजेस्ड गुड्स में कौन सा अमाउंट आता है? वैल्यूड अमाउंट। चलिए साहब, तो हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूड अमाउंट। वैल्यूड अमाउंट की कैलकुलेशन कर, सॉरी, इसने आपको बताया है कि वैल्यूड अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना। देखो लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। वैल्यूड अमाउंट में लिखा हुआ है कि साहब, valued them on the basis of 40% per annum be repurchased on the machine and valued them on 40% depreciation per annum on WDV basis। 20 सारी मशीन को रिपर्चेज कर लिया, तो हम सबसे पहले कहते हैं साहब कॉस्ट। सारी मशीन की कॉस्ट कितनी थी? 10 लाख रुपए माइनस डेप्रीशिएशन फॉर 2011। 2011 में 40% के हिसाब से डेप्रीशिएशन लगाएंगे तो कितना डेप्रीशिएशन लगा होगा? अगर 2011 में 40% के हिसाब से डेप्रीशिएशन लगाया होता तो कितना डेप्रीशिएशन लगा होता? ₹4,00,000 का। कितना बच गया? 6 लाख। फिर माइनस कर दो
डेप्रिसिएशन फॉर 2012 एट द रेट 40%। अब ये WDV मेथड है तो हमें 6 लाख पे लगाना पड़ेगा। कितना लग जाएगा? 2,40,000। तो आ जाएगा वैल्यू एज ऑन 1 जनवरी 2013। हायर वेंडर कहता है कि अगर आपने 40% से डेप्रिसिएशन लगाया होता WDV से तो इन सारी एसेट की वैल्यू कितनी होती? कितनी वैल्यू होती? 3,60,000। तो ये हो गया वैल्यूड अमाउंट। जो डिफरेंस आता है उसे लिख दिया जाता है P&L अकाउंट। तो कितना लॉस हो गया? वेंडर को कितने रुपए का लॉस हो गया? वो कहता है मुझे ए से लेने थे 6,60,000, बदले में मैं जो गुड्स लाया हूं वापस मशीनें उठा के लाया हूं उसकी वैल्यू है 3,60,000। तो वेंडर को लॉस हो गया 3 लाख रुपीस का। वेंडर अपने यहाँ पे क्या लिख लेगा? बाय repurchased goods 3,60,000 by P&L account 3 लाख, और परचेजर का अकाउंट क्या कर देगा? क्लोज कर देगा। फटाफट से ये वाला पोर्शन नोट कीजिए, जो नीचे वाला पोर्शन है ये नोट कीजिए। कर लिया? चलिए बेटा, एक अकाउंट और ओपन हो गया। परचेजर के यहाँ पे एक नया अकाउंट आ गया। कौन सा अकाउंट आया है? रीपरचेज्ड गुड्स का अकाउंट। ये अकाउंट अभी अभी स्टार्ट हुआ है नया। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले ये अकाउंट हुआ है 1 जनवरी 2013। 2A, ए से वो कितने रुपए का गुड्स लेके आया था? 3,60,000। वरना तो मैं नहीं बनाता, लेकिन इसने कुछ आगे भी कह रखा है। देखो क्या कह रखा है, बी आफ्टर इंकरिंग 6,000, उसने इस गुड्स पे खर्चा कर दिया, इस माल को, इस मशीन को रिपेयर कराया। कितने रुपए में रिपेयर कराया? 6,000 में। 3,60,000 में लेके आया, 6,000 का रिपेयर कराया, और कराने के बाद सेल कर दिया। कितने रुपए में सेल कर दिया? तो इसे दोबारा क्या हो गया?
1,00,000 रुपए का लॉस, इससे दोबारा लॉस हो गया 1,00,000 रुपए। ठीक है, क्लियर? हाँ जी, सभी को क्लियर है? ओके बेटा, जो बच्चे बैच नंबर 56 में हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर 8 अपन कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 अपन कल करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे कल। ये तो था फुल रिपोजिशन का, क्वेश्चन नंबर 8 है पार्शियल रिपोजिशन का। क्वेश्चन सेम है, वो करेंगे कल। अब आपके लिए आज कोई होमवर्क तो है नहीं, कि बैच नंबर 56 के जो बच्चे हैं उनको मैंने मटेरियल कॉस्ट की 6 क्लासें भेज दी थी, ठीक है? मटेरियल कॉस्ट की 6 क्लासेस, बची हुई क्लास में आपको और भेज रहा हूं, शायद 2 क्लास या 3 क्लास और है मटेरियल कॉस्ट की। उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 1 मटेरियल कॉस्ट कंप्लीट हो जाएगा। कल से हम कॉस्ट में करेंगे चैप्टर नंबर 2 एम्प्लॉय कॉस्ट। क्लास का टाइम है 4 to 6, ठीक है? क्लास का टाइम है 4 to 6, ओके? ये क्लास एज इट इज अपनी सेम टाइम पे चल रही है। उस क्लास का टाइम है 4 to 6 फॉर द बैच नंबर 56। अगर 55 के भी किसी बच्चे को रिवाइज करना हो तो उस क्लास में कर सकता है। डन? इसी आईडी पे क्लास होगी, आप उसमें रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, आज के लिए इतना ही। इसको दोबारा जरूर पढ़िएगा। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।